हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सो गाइज, आज एक चैप्टर ग्रामर से आपके लिए मैं लाया हूँ जिसका नाम है आपका प्रोनाउन। आर्टिकल मैं पढ़ा चुका हूँ यूट्यूब पे पहले ही अपनी वीडियो में, कभी कहोगे तो दोबारा पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नाउन भी मैं पढ़ा चुका हूँ उसके अंदर। आज इसलिए मैं आपके लिए प्रोनाउन लेकर के आया हूँ। प्रोनाउन आपने बचपन से पढ़ा होगा, डेफिनेशन भी पढ़ी होगी कि द वर्ड विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। मैं डेफिनेशन नहीं पढ़ाऊंगा आपको, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बिकॉज डेफिनेशन आपके एग्जाम में आनी भी तो नहीं है। कोई आप 6th 7th 8th के कोई एग्जाम दे रहे हैं कि मैं आपको डेफिनेशन लिखवाऊँ? हाँ, ये ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि प्रोनाउन क्यों इस्तेमाल किया गया। इसको पहले तोड़ दीजिए, प्रो प्लस नाउन। इस प्रो का क्या मतलब है यहाँ बच्चों? प्रो का मतलब है प्रोक्सी ऑफ नाउन। प्रोक्सी ऑफ नाउन यानी कि आपने सुना होगा ना, अप्रोक्सीमेटली, उसी से बना है वर्ड आपका प्रोक्सी ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के लगभग, नाउन के लगभग। टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन वी यूज प्रोनाउन। नाउन की रिपीटिशन को कम करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन का। किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रोनाउन का। आपने कहा रामा इज माई फ्रेंड, रामा रीड्स विद मी, रामा रीड्स विद मी, रामा हेल्प्स मी, रामा हेल्प्स मी। तो आप बार बार जो यहाँ पर राम का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी रिपीटिशन को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्रोनाउन का, यानी कि प्रोक्सी ऑफ नाउन। वो वर्ड जो नाउन के लगभग हैं, जो नाउन के लगभग हैं, उसको इस्तेमाल किया जाता है। हम यहाँ से रामा हटा करके लगाएंगे ही, और यहाँ से भी रामा हटा कर लगाएंगे ही। ही रीड्स विद मी, ही हेल्प्स मी, ही रीड्स विद मी, ही हेल्प्स मी। इस्तेमाल करते हैं कुछ इस तरह से। ये आपका है प्रोनाउन। प्रोनाउन की एक छोटी सी डेफिनेशन, प्रोक्सी ऑफ नाउन। प्रोक्सी ऑफ नाउन, नाउन के लगभग। अब ऐसा क्यों भैया? नाउन की जगह प्रोनाउन ही क्यों? सोचिए आप, नाउन की जगह प्रोनाउन ही क्यों? वर्ब क्यों नहीं? नाउन की जगह एडजेक्टिव क्यों नहीं? नाउन की जगह एडवर्ब क्यों नहीं? नाउन की जगह सिर्फ प्रोनाउन ही क्यों? बच्चों ध्यान दीजिएगा, किसी भी सेंटेंस में शुरुआत होती है उसके सब्जेक्ट से, और ग्रामर ये बोलती है कि सब्जेक्ट की पोजीशन पर केवल और केवल दो ही चीज़ें आ सकती हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन। सब्जेक्ट की पोजीशन पर केवल और केवल दो ही चीज़ें आ सकती हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन। अब नाउन और प्रोनाउन ही क्यों? बिकॉज नाउन और प्रोनाउन को ही अधिकार है सिंगुलर और प्लूरल होने का, सिंगुलर और प्लूरल होने का। अब सर इससे क्या मतलब है? अगर इन्हें अधिकार है भी सिंगुलर और प्लूरल होने का, तो क्या मतलब इस बात से? इस बात से ये मतलब है बच्चों, क्योंकि वर्ब भी हमारी दो फॉर्म में होती है, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब। इसलिए सब्जेक्ट की पोजीशन पर सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इन दोनों को ही अधिकार है सिंगुलर और प्लूरल बनने का। जरा एक बार देख लेते हैं कैसे। बच्चों, जो सिंगुलर प्रोनाउन हैं उनकी गिनती में आता है आपका ही, शी, इट। प्लूरल प्रोनाउन में आपका आता है वी, यू, दे। आई जो है आपका, ये कभी सिंगुलर कभी प्लूरल। आई पास्ट इंडेफिनेट में सिंगुलर की तरह काम करता है, सिंपल प्रेजेंट में सिंगुलर की तरह काम करता है, लेकिन पास्ट कंटिन्यूस में बात हो रही है बच्चों, यहाँ पे माफी चाहूँगा। पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में ये इस्तेमाल करता है प्लूरल की तरह। किसकी तरह यूज़ होता है? ये प्लूरल की तरह यूज़ होता है। तो आई के बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं है कि आई सिंगुलर है या प्लूरल, कभी सिंगुलर या प्लूरल। हालांकि आपने पढ़ा ही होगा, आपको खूब अच्छे से पता होगा, इतने नादान आप भी नहीं हैं।
बच्चों आई के साथ में आपको पता है एम लगाते हैं तो इस टाइम ये सिंगुलर है। आई के साथ आपने हैव लगाया, इस टाइम ये प्लूरल है। आई के साथ आपने वोज लगाया, इस टाइम ये सिंगुलर है। यस, आई के साथ आपने डू लगाया, इस टाइम ये प्लूरल है। तो कभी सिंगुलर है कभी प्लूरल है। आई का अपना कुछ फिक्स रोल नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि इसके लिए आपको कंफ्यूज होना पड़े। बहुत छोटी सी बात है जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता ही होगा, कंफर्म पता होगा। तो यहाँ पे हम लोग नाउन की रिपीटिशन को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन का, इसलिए इसे कहा गया प्रोक्सी ऑफ नाउन। प्रोक्सी ऑफ नाउन इसको बोला गया इसीलिए बच्चों। यस, तो यहाँ पे आप लोग इस तरह इस्तेमाल करते हैं इसका। आगे देखते हैं ध्यान से, और छोटी छोटी बातें इसके बारे में बता दूं पहले, फिर चैप्टर पाऊंगा। बच्चों प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं हमेशा सब्जेक्ट की पोजीशन पर। किस पे? सब्जेक्ट की पोजीशन पर। स्ट्रक्चर कुछ ये रहता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब ये मैंने बिल्कुल नॉर्मल स्ट्रक्चर बताया, हालांकि और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर बदल सकते हैं, लेकिन मैं तो बिल्कुल अभी, क्योंकि मुझे वर्ब और टाइम एंड टेंस नहीं पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना है आपको प्रोनाउन। फिर मैं वर्ब और टाइम एंड टेंस पर पहुंच जाऊंगा, फिर बात और लंबी खिंच जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पे प्रोनाउन पे फोकस करना है, प्रोनाउन को देखना है, प्रोनाउन से आने वाली एरर क्या है एग्जाम में, सिर्फ उनको देखना है। यस, सो प्रोनाउन यानी कि जो वर्ड सब्जेक्ट की पोजीशन पे आए उसे बोलते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन के भी अपने बहुत सारे रूप हैं, सब्जेक्ट की पोजीशन पे भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे भी आ सकता है, पजेसिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, पजेसिव एडवर्ब भी है, पजेसिव एडजेक्टिव भी है। प्रोनाउन के अपने बहुत सारे रूप हैं। मैं आपको प्रोनाउन के उन रूपों की बात नहीं करूंगा जो किताब वाला लिखता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये वाला प्रोनाउन, वो वाला प्रोनाउन, ऐसा कुछ नहीं बताने वाला। मैं उनको सबको एक साथ कर दूंगा, बहुत शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, बहुत कम से कम शब्दों में पढ़ाऊंगा, लेकिन काम ये सब जगह करेंगे, ये बात ध्यान रखना आप लोग, ये फेल कहीं नहीं होने वाले। शॉर्ट से मतलब मेरा यह है, मैंने कल ही बताया था आपको कि मैंने रूल्स को कंबाइन किया हुआ है यूं ऐसे, ये ध्यान रखना आप, बस वही चीज़ आपको मिलने वाली है यहाँ पे बिंदास तरह से। तो आप सबसे पहले एक छोटा सा चार्ट देख लीजिएगा मेरे साथ में। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे आपके यहाँ पे, प्रोनाउन चार्ट। इसी चार्ट से मैं आपके सारे रूल कंफर्म कर दूंगा। एक ही चार्ट जो है सब पे भारी रहेगा, इसलिए अपनी आंख, दिमाग और यहाँ से तीनों जगह से खोल करके आप सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे देखिएगा। बच्चों कुछ देर सिर्फ आप मेरे साथ रह लीजिए, बस एक बार यूट्यूब पे। आधा घंटा मुश्किल से होगा ये लेक्चर, पता नहीं कितना लगना पर खिंच जाए, आधे घंटे से कम रह जाए, ज़्यादा रह जाए, अभी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप बस पूरा फोकस रख लीजिए। बस आज का ये काम मेरे कहने पर कर लीजिए आप बस। उसके बाद में मुझे अगले लेक्चर के लिए आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। यहाँ हम लोग रखते हैं सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस रखते हैं? सब्जेक्टिव केस। इसको ही नोमिनेटिव केस भी कहा जाता है, यानी कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। यहाँ रखा जाता है इनके ऑब्जेक्टिव केस। आई का मी, वी का अस, यू का यू ही रहता है, दे का देम, ही का हिम, शी का हर, इट का इट। यहाँ रखेंगे हम लोग पजेसिव केस। पजेसिव में दो प्रकार के केस होते हैं बच्चों, एक तो पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडवर्ब। माई, और, योर, देयर, हिज, हर, इट, माइन, ऑर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स, इट्स। यहां रहेंगे आपके रिफ्लेक्सिव केस। कौन से केस रहेंगे? रिफ्लेक्सिव केस, जिनमें लगा होगा सेल्फ, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ सिंगुलर, योर सेल्फ प्लूरल, themselves, himself, herself, itself। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था, मैंने गेट पढ़ाया था आपको, गेट का यूज, लेट का यूज। फर्स्ट पर्सन को कहा जाता है स्पीकर, कहा जाता है स्पीकर।
ये है आपका लिसनर, ओके, और ये आपका है नॉन एक्टिव पार्ट। क्या आपका ये नॉन एक्टिव पार्ट। हालांकि इतना डीपली मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ इनके यूजेस बताऊंगा कि एग्जाम में इनसे आने वाली एरर क्या होगी। देखिए बच्चों, आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में एरर फाइंड करना सीखना है। अपने मन में कहीं ना कहीं ये बात बार बार रखना। आपको तो ठीक भी नहीं करके आनी है, मैं तो आपको ठीक करनी भी सिखा दूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आपको एरर फाइंड करनी और एरर ठीक करनी ही सीखनी है। इसके अलावा तीसरा काम आपको नहीं सीखना, पढ़ाना या आपको नहीं सीखना है। जिसे पढ़ाना सीखना है वो और डीपली तरह से देखे, फिर ये काम रहेगा उसके लिए। पहले हम लोग बात करेंगे इस बॉक्स की, फिर इस बॉक्स की, फिर इस बॉक्स की, फिर इस बॉक्स की, फिर इस बॉक्स की। अगर देखा जाए तो 5 रूल्स तो आपको यहीं से ग्रैब हो जाएंगे, 1-2 रूल हो जाएगा। पूरे प्रोनाउन में सिर्फ 7 रूल है, ध्यान रखना। आप सिर्फ 7 या 8 रूल है जो मुझे याद आ रहा है अपने नोट से, सिर्फ 7 या 8 रूल बस। आपको नहीं पढ़ाऊंगा इसके अलावा एक्स्ट्रा। आप लोग देखिएगा कितना मजा आने वाला आपको। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बस याद रखिएगा। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे। याद रखिएगा, बस इतना ही याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं याद रखना है। बढ़ जाऊँ आगे बच्चों, चलिए देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं शुरू अपनी। हाँ, ये बात सत्य है बच्चों, अपने नोट्स बनाते रहिएगा आप लोग जो पढ़ रहे हैं बच्चे। अगर मज़ा आ रहा है तो मुझे बताइएगा। अगर हो सकता है कि इसका पार्ट 1 ही अपलोड हो पाया आज, तो पार्ट 2 कल अपलोड होगा, तो आपको बताना होगा कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। इस बच्चों फिलहाल गर्मी बहुत है बच्चों यहाँ पे आज। जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने बात करी आपको यहाँ से। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्टिव केस की। किसकी? सब्जेक्टिव केस की। इससे प्रॉब्लम क्या क्या आती है पहले उन्हीं की बात कर लीजिए आप लोग। सब्जेक्टिव केस में आपका आता है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। क्या प्रॉब्लम आएगी वो सुन लीजिएगा। बस एक ही प्रॉब्लम आती है इससे कि बी की फैमिली इज, एम, आर, वोज, वर, बीन, बीइंग, और बस एक और याद रखना, वो है आपका एज। क्या है वो आपका? एज। ये बढ़िया रखें। बी की फैमिली में कौन कौन मेंबर है बच्चों? मैंने आपको बताया है 5 तो उसके नौकर, इज, एम, आर, वॉज, वर, और खुद हस्बैंड वाइफ, बीन और बीइंग, और एक एक्स्ट्रा रखना है आपको एज। क्या रखना है? एज। सुन लो ध्यान से अब प्रोनाउन से। इससे क्या रूल आएगा? इनके बाद कभी भी अगर प्रोनाउन लगाना पड़े, तो हमेशा सब्जेक्टिव केस में आएगा, ये ध्यान रखना। बस एक यही केस प्रॉब्लम आती है। इनके बाद कभी भी अगर प्रोनाउन लगाना पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव केस में आएगा, किसी और केस में नहीं आएगा। जरा एक बार देख लेते हैं इनके एग्जाम्पल। इस बच्चों देखिए जरा, मैंने कहा इट इज आई, मैं हूं। इट इज आई, मैं हूं। कुछ किताबों में इट इज मी लिखा हुआ है इंग्लिश स्पीकिंग की बुक्स में, लेकिन वो रोंग है बच्चों, चाहे किताब कितने ही बड़े राइटर की क्यों ना हो, ध्यान रखें। ग्रामर में हमें बाल की खाल निकालनी होती है, ये ध्यान रखना हमें। तो यहाँ पे हर बात पे गौर करके चलना है हमें। इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है ये कि कुछ भी कर दिया और हो गया काम बच्चों। इंग्लिश स्पीकिंग की तरह से बात करते हैं, ग्रामर में ग्रामर की तरह से बात करनी होती है। तो यहाँ पे इट इज आई, ना कि इट इज मी। उसने कहा इट वॉज शी, ना कि इट वॉज हर। इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, एज। इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, एज के बाद कभी भी प्रोनाउन लगाना हो तो हमेशा सब्जेक्टिव केस में ही आएगा। ये बात ध्यान रखना। कभी भी इनके बाद आने वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। हालांकि इतना छोटा सेंटेंस नहीं आएगा एग्जाम में सेंटेंस की बात कुछ इस तरह से हो जाएगी, बढ़ जाएगी बात। वो कहेगा, थोड़ा मिटा देते हैं बच्चों, ऐसे कहेगा इट वॉज हर हु हेल्प्ड यू इन स्टडीज। ये लो और लो। इट वॉज हर हु हेल्प्ड यू इन स्टडीज। बच्चों आपको दिख रहा है कि बी की फैमिली आगे इज, एम, आर, वॉज, वर, इसके बाद आपका यहाँ पे शी होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था?
शी। जैसे कि आपने कहा इफ आई वर हिम, अगर मैं उसकी जगह होता आई वुड रिजाइन फ्रॉम द जॉब, अगर मैं उसके जगह होता तो मैं जॉब से रिजाइन कर देता, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं जॉब से रिजाइन कर देता। मतलब माफी चाहूंगा, बस थोड़ा सा गर्मी है। इफ आई वर हिम आई वुड रिजाइन फ्रॉम द जॉब। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हिम की जगह आपको करना होगा ही। क्या करना होगा? हिम की जगह ही। इफ आई वर ही, इफ आई वर ही, यानी कि अगर मैं उसकी जगह होता, यानी कि मैं ना होकर के वो होता, या फिर वो ना होकर के मैं होता, तो ऐसे कहना चाह रहा है वो। यानी कि कई बार आप भी सोचते होंगे सर अगर हमारी इंग्लिश आपका जैसे होती तो हम एग्जाम क्लियर कर देते, लेकिन ये वो घटनाएं हैं जो कि ना तो कभी सच हुई ना ही कभी सच होंगी। आपकी इंग्लिश मेरी जैसी नहीं हो सकती कभी ज़िंदगी में भी, घबराइए मत नहीं, आप मुझसे बेहतर कर सकते हैं, मुझसे बेहतर कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी मेरे जैसे नहीं बन सकते। दुनिया में कोई भी आदमी किसी के जैसा नहीं बन सकता। आप मुझसे बेहतर कर सकते हैं, मुझसे ज़्यादा पढ़ लीजिए, आप यहाँ होंगे और मैं वहाँ, ये मेरा आपसे वादा है। बस मैंने आपसे थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा है इसलिए मैं इधर खड़ा हूँ और आप उधर, आप मुझसे थोड़ा ज़्यादा पढ़ लीजिए, आप इधर होंगे और मैं उधर। यस, ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी भी किसी की जैसा बनने की कोशिश नहीं करनी है, आपको उससे आगे ही निकलना है। मुझे खुशी भी उस दिन मिलेगी जब आप मुझसे आगे होंगे। अच्छा लगेगा जब मैं आपको देखूँ किसी डिपार्टमेंट में बैठा हुआ और मेरे काम वहाँ चुटकियों में हो जाएँ। यस, आप भले मेरे यूट्यूब स्टूडेंट हैं, लेकिन जितना प्यार आप मुझे दे रहे हैं, जितना प्यार आपसे मुझे मिलता है, मुझे लगता है नहीं कि आप मेरे यूट्यूब स्टूडेंट हैं। आप लोग लगातार कॉल करते रहते हैं, तबीयत के बारे में पूछते रहते हैं, संपर्क करते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपको पढ़ा करके। इसलिए तो देख रहे हैं आप पसीने पढ़ा रहे हैं, जब भी तो आपका प्यार ही तो है ये। सो इफ आई वर ही, एग्जाम में इस तरह से आएगा, इफ आई वर ही इट वॉज शी हु हेल्प्ड यू इन स्टडीज। तो एग्जाम में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आएंगी। यह है आपकी सब्जेक्टिव केस से आने वाली प्रॉब्लम। सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आएगी कि बी की फैमिली के साथ में हमेशा 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 सब्जेक्टिव केस आएगा। इस बात को लिख करके रख लो बच्चों अपनी कॉपियों में, ये ध्यान रखना आप लोग, ये बात आपके हाथ से कहीं नहीं जानी चाहिए। दूसरा भी पढ़ा दूं क्या बच्चों? सेकंड रूल देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। इंक थोड़ी सी इंक भर लूँ मैं, एक मिनट। नेक्स्ट रूल देखिए बच्चों, नेक्स्ट रूल है आपका ऑब्जेक्टिव केस से। किससे है? ऑब्जेक्टिव केस से, यानी कि मी, अस, यू, हिम, हर, देम। याद रखना बच्चों, हमेशा याद रखना, सिर्फ और सिर्फ ये छोटी सी बात रखना, लेट, प्रपोजिशन और वर्ब। लेट, प्रपोजिशन, वर्ब के बाद कभी भी अगर प्रोनाउन आएगा तो हमेशा 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 ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा। लेट, प्रपोजिशन और वर्ब के बाद कभी प्रोनाउन आएगा तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। जरा देखिए, मैंने कहा लेट मी प्ले। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लेट का एक लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड किया है, हालांकि वो इंग्लिश स्पीकिंग के नाम पे था, लेकिन आपके भी काम आएगा भाई, ग्रामर में भी वो काम आएगा। लेट का बहुत अच्छा यूज पर आया है, वो पढ़ लीजिएगा एक बार जाके, 5-7 मिनट की वीडियो है। शी सेड टू मी आई हेल्प्ड हर। यहां लेट के बाद, यहां प्रपोजिशन के बाद, यहां वर्ब के बाद, लेट, प्रपोजिशन, वर्ब के बाद कभी अगर प्रोनाउन लगाना पड़े तो आप सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, ये याद रखिए। लेट, प्रपोजिशन और वर्ब। लेकिन क्या बात यहीं खत्म हो जाएगी? ना ना, बिल्कुल भी नहीं होगी। बढ़ते हैं आगे यार, इसको और देखते हैं, जरा समझो ध्यान से। मैं छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगा आज जो आपके काम आएंगी। पहली बात तो ये, जो तो टिकटॉक करती है। दूसरी बात पर आ जाओ, देखिए ध्यान से। यहाँ पे कह रहा है कि ध्यान रखना, लेट के बाद, लेट के बाद कभी भी, लेट के बाद कभी भी सिंगल यूज में, सिंगल यूज में यू नहीं आएगा। ये याद रखना बच्चों, यू नहीं आएगा। लेट के बाद कभी भी सिंगल यूज में यू नहीं आएगा। जैसे कि आपने कहा लेट मी प्ले, क्या कहा आपने? लेट मी प्ले। ऐसे ही आप लेट यू प्ले नहीं कह सकते।
क्योंकि यहाँ पर ये यू ये नहीं जस्टिफाई कि ये सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव केस है, बिकॉज यू का सब्जेक्ट भी यू है, यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही है, इसलिए यहाँ पे आप इसे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। यस, देखिए ध्यान से, अगर यू के साथ लेट के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हों, जैसे कि मैंने कहा लेट यू एंड मी, तो आ सकता है लेट यू एंड मी, आगे तो जो भी सेंटेंस रहेगा वो अलग बात है, फिर आ सकता है बिकॉज हमने आपको पढ़ाया है कि एंड बट और के रहता है दोनों तरफ सेम, पढ़ाया है आपको कई बार, और ये आपको पक्का पता है कि ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये भी ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे इस यू को क्वालिफाई करने के लिए ये वाला मी आ रहा है कि भैया ये यू वाला जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो लेट के साथ यू कभी भी सिंगल वे में नहीं आएगा, डबल वे में लेट के साथ यू आ सकता है, ये ध्यान रखना। सिंगल वे में कभी भी दिखे तुरंत बाहर निकाल दीजिएगा, मिस्टेक है। एक बात और याद रखेगा, वो है आपकी ये कि लेट के साथ आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगी, ये भी ध्यान रखना आप लोग हमेशा। लेट यू एंड मी गो टू मार्केट, लेट के साथ आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगी, इस बात को भी आप खूब अच्छे से याद रखना। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस याद रखनी है खाली, और कुछ भी नहीं करना आपको एक्स्ट्रा, इससे एग्जाम में नहीं आएगा, बाहर मैं आपको बता दूं। अभी जरा एक बात और देखते हैं। एवरीवन वॉज प्रेजेंट देयर बट शी, एग्जाम का सेंटेंस है, एग्जाम में आया हुआ सेंटेंस है। एवरीवन वॉज प्रेजेंट देयर बट शी, एवरीवन वॉज प्रेजेंट देयर बट शी, सभी जने वहां मौजूद थे बस उसे छोड़कर, सभी जने वहां मौजूद थे बस उसे छोड़कर। जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे बच्चों कुछ वर्ड ऐसे हैं हमारे पास, जैसे कि बट हो गया, अनटिल हो गया, टिल हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, यस, और ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। कंजक्शन नाम के चैप्टर पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। फिलहाल यहाँ हल्का सा हिंट दे दिया, बट, अनटिल, टिल, बिफोर, आफ्टर, ये वर्ड आपके जितने भी देख रहे हैं ये प्रेपोजिशन भी हैं और कंजक्शन भी, प्रेपोजिशन भी हैं और कंजक्शन भी। अब आपको कैसे पता चलेगा भाई ये कब प्रेपोजिशन है और कब कंजक्शन? या तो वो ब्रैकेट में लिख के दे कि यहाँ पे ये दिया गया वर्ड आपका प्रेपोजिशन है, यहाँ दिया गया वर्ड ये कंजक्शन है, तो आप निकालेंगे यार ऐसा कौन देता है भाई, फिर तो मज़ा ही नहीं आ जाए क्या। अगर आपको दिखाई दे सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक तरफ वर्ब, क्या दिखाई दे, सिर्फ और सिर्फ एक तरफ वर्ब, दूसरी तरफ वर्ब ना दिखाई दे, तो समझ जाना वो प्रेपोजिशन है। क्या है वो आपका प्रेपोजिशन है। अगर आपको दोनों तरफ दिखाई दे वर्ब, अगर आपको दोनों तरफ दिखाई दे वर्ब, तो इसका मतलब वो कंजक्शन है। क्या वो वहाँ पे कंजक्शन है। अब यहाँ पे ये बट प्रेपोजिशन है कंजक्शन, इसके पहले पार्ट में तो वर्ब है, लेकिन क्या इसके बाद वाले पार्ट में वर्ब है? नहीं। इसका मतलब यहाँ पे ये एज ए प्रेपोजिशन है। क्या है ये? एज ए प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आया करता है बच्चों? ऑब्जेक्ट। क्या आया करता है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे शी नहीं होगा, क्या देगा यहाँ पे? हर। क्या देगा यहाँ पे आपका? हर। जरा देखिए, शी reached there before I. She had reached there before I reached. यहाँ पे दोनों जगह मैंने बिफोर लगाया, यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन इस वाले बिफोर से पहले वर्ब है और इस वाले बिफोर के बाद वर्ब नहीं है। यहाँ पे इस बिफोर से पहले तो वर्ब है, लेकिन बाद वाले पार्ट में वर्ब नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ये एज ए प्रेपोजिशन काम कर रहा है, एज ए प्रेपोजिशन काम कर रहा है। और प्रेपोजिशन के बाद बच्चों ऑब्जेक्ट आया करता है, ना कि सब्जेक्ट, यानी कि मिस्टेक की। अब इस वाले बिफोर की बात करते हैं। इस बिफोर के पहले भी एक वर्ब है, इस बिफोर के बाद भी एक वर्ब है, दोनों तरफ वर्ब है। इसका मतलब यहाँ पे ये बिफोर आपका कंजक्शन है। अभी ये सेंटेंस ठीक है।
सो यहाँ पे एक चीज़ हमें और सीखने को मिलती है। अब बच्चों सोचो, मैंने आपको कल भी बताया 250 रूल्स के बारे में अपने, आज भी मैं आपको इसके बारे में डिस्कस करूँ। अब जरा सोचिए कि यही रूल आपको कंजक्शन में पढ़ाया जाएगा, फिर से पढ़ाया जाएगा। 2 रूल हो गए अपने आप इंडायरेक्ट तैयार। यही रूल आपको वर्ब नाम का चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, वर्ब की प्रॉब्लम दे करके। ध्यान देना बच्चों, मैं आपको यही बता दूं, कंजक्शन का रूल आप समझ गए पहले ही, दोनों तरफ वर्ब होंगी। प्रीपोजिशन का समझ गए, एक तरफ वर्ब होगी। अब वर्ब के रूल में पढ़ लो, उसको कैसे पढ़ाया जाएगा बच्चों। अगर बिफोर एज ए प्रीपोजिशन काम कर रहा हो, बिफोर अगर ऐसे एज ए प्रीपोजिशन काम कर रहा हो तो पिछले पार्ट में आएगी सिर्फ सेकंड फॉर्म, और अगर एज ए कंजक्शन काम कर रहा हो तो इससे पहले वाला हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, बाद वाला सेकंड फॉर्म में। क्योंकि क्या है मुसीबत बच्चों ने इतना ज़्यादा अच्छे से रट लिया चीज़ों को, मुझे पता है तोते बन चुके हैं बिल्कुल बच्चे, कोचिंग से पढ़ के, किताब से पढ़ के उनको पता है कि अगर बिफोर आ गया तो एक तरफ परफेक्ट, एक तरफ इंडेफिनेट, बहुत अच्छे से रट लिया। क्या होगा उनका भाई, आप बताओ क्या होगा उनका ऐसे में। अगर बिफोर एज ए प्रीपोजिशन काम कर रहा है तो सिंपल स्ट्रक्चर, बिफोर एज ए कंजक्शन काम कर रहा है तो फिर वो स्ट्रक्चर जो आपने पढ़ा है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ये आपने पढ़ा है, खूब अच्छे से पढ़ा है। ये था आपका सेकंड रूल, ऑब्जेक्टिव केस। इसके अलावा इस रूल से अगर कोई एरर आ जाएगी तो आप आइएगा, चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिएगा, डिसलाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो मर्जी कीजिएगा, लेकिन इसके बाहर इससे एरर नहीं आएंगी। लेकिन आज की क्लास यही रोकूंगा, इसकी क्लास में आगे पढ़ाऊंगा आपको कल, जब आपके कमेंट मुझे मिलेंगे कि हाँ आपको इसकी सेकंड क्लास चाहिए या नहीं चाहिए, तो ही मैं पढ़ाऊंगा आपको रिफ्लेक्सिव केस का एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा कि आप देख करके चौंक जाएंगे कि क्या ऐसे भी एरर निकलती हैं। बच्चों ये फॉर्मूले कहाँ से दिमाग में आ रहे हैं मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने कभी कहीं कोचिंग ली ही नहीं ग्रामर की। हमने तो बेलाया सर से अपने इंग्लिश सीखी, टेंसेस वगैरह, उसके बाद कंपटीशन की मेहनत खुद से करी और प्रैक्टिस सेट पढ़े। प्रैक्टिस सेट में पता चला कि एग्जाम में आ क्या रहा है। ग्रामर पढ़ता, बुक से पढ़ता, फिर मैं भी वही पढ़ाता जो बुक में लिखा हुआ था, या किसी कोचिंग में जाके पढ़ता तो फिर मैं उस कोचिंग वाले के अंदाज में ही पढ़ा रहा होता। अब मुझे नहीं पता कि मेरा अंदाज कैसा है, बढ़िया है या बुरा है, या मेरे ये हाथ पर हिलाने अच्छे हैं या नहीं, लेकिन फिलहाल मुझे ये पता है कि मुझे आपको पढ़ाना है, आपको सिलेक्शन दिलवाना है। मेरी ये स्ट्रेटेजी काम करती है यहाँ पे भी, अपने कोचिंग पे भी। आजकल लॉकडाउन है, कोचिंग बंद है, तो ये स्ट्रेटेजी मेरी आप पे काम करेगी। सब कुछ आपके लिए है बच्चों, लेकिन आज की क्लास यहीं स्टॉप होगी। रिफ्लेक्सिव केस का एक ऐसा फॉर्मूला बताऊँगा आपको, आप रिफ्लेक्सिव केस में कभी भी कोई एरर नहीं निकालेंगे। ये ध्यान रखना, कोई भी एरर नहीं छोड़ेंगे, सॉरी कहेंगे निकालेंगे नहीं सर, फायदा क्या पढ़ने का। तो बस यही चीज़ें आपकी प्रैक्टिस से ही बनेगी बात। आप कर लीजिए प्रैक्टिस सेट सोल्व दुनिया भर के, आपको खुद अच्छा लगने लगेगा कि हाँ ये चीज़ तो किताब में है ही नहीं मिलती भैया। किताब में किताब वालों की भी गलती नहीं है बेचारों की, उनकी भी मिस्टेक नहीं है। यूट्यूब गूगल पे इतना कुछ पढ़ा है कि कॉपी पेस्ट करने के लिए बहुत कुछ है, तो उन्हें जरूरत क्या है मेहनत करने की जब उनकी बिक रही है किताब। तो फिलहाल चलते हैं बच्चों, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, शब खैर, गुड नाइट।